तो हम लोग पढ़ रहे थे 80 ट्रिपल सी सॉरी CCE, तो मेरे ख्याल से 80 CCE सब लोग को समझ में आ गया है। तो सब लोगों ने देखा कि 80 CCE में रिडक्शन किसी भी हालत में हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हाँ, और अगर आपने NPS में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो एडिशनल 50,000 तक का रिडक्शन और क्लेम कर सकते हो। यानी उस केस में NPS में इन्वेस्टमेंट के केस में आप 2 लाख तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर NPS में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया हो तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा का रिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगे कि घूम फिर के गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है NPS को, क्योंकि NPS के थ्रू भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सर 80 CCG। सत्यम बुक में दिया है कि नहीं दिया है 80 CCG? नहीं सर, हम लोग में नहीं दिए। नहीं दिया, चलो अच्छा ठीक है, देख लो 80 CCG। बाकी कहीं किनारे लिख लो, इसको चेक भी कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो अब तो मैक्सिमम डिडक्शन तो अब मुझे आ ही रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग का जो प्रीवियस ईयर है 18-19 है, असेसमेंट ईयर 19-20 है ना, तो इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, एक्वायर्ड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट इन अकॉर्डेंस विद अ नोटिफाइड स्कीम, है ना। तो अगर हमने किसी इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है तुम शेयर्स में पैसा लगाओ। अब देखो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, क्योंकि तुम लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाओ, लिस्टेड यूनिट्स में पैसा लगाओ, तो भी मैं तुम्हें रिडक्शन दे दूंगा, है ना। और यहाँ पे कह रहे असेसी इज न्यू रिटेल इन्वेस्टर। असेसी क्या होना चाहिए? न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज लॉक इन पीरियड एटलीस्ट 3 साल, एटलीस्ट वो शेयर खरीदो 3 साल तक बेचना मत, ये भी बात करती है। तो सबसे पहले बात मैं तुम लोग को बताता हूँ क्यों शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करवाना चाहती है। भारत में देखो बहुत कम लोग हैं जो शेयर में पैसा लगाते हैं। अगर हम सभी लोग देखो, अब हम सभी लोग करीबन 14 लोग इस समय कनेक्टेड है, तो मैं अगर आप सभी लोग से पूछूं कि कितने लोग आप लोगों में से शेयर में पैसा लगाते हैं, कोई है जो शेयर में पैसा लगाता है? यस सर। कौन, आप लगाते हो? हाँ सर। चलो ठीक है, तो सोचो 14 में से एक लोग हैं जो शेयर में पैसा लगा रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने लोग के पास बैंक अकाउंट है, कितने लोग के सबके पास पास। बैंक, तो लगभग सबके सबके पास। पास होगा। हाँ वो सबके पास है। यही चीज पोजीशन शुरुआत में थी, पहले बैंकों में बहुत मतलब बड़े बड़े लोग ही खाता खुलवाते थे, आम इंसान नहीं जाता था। जैसे आज भी, आज के केस में प्राइवेट बैंक है ना, हम लोग प्राइवेट बैंक में जल्दी नहीं जाते खाता खुलने, वहाँ पे भी अच्छे खासे लोग ही जाते हैं, जाहिर सी बात है इनका अच्छा बैकअप होता है ऐसा। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से प्राइवेट बैंक में हम नहीं जाना चाहते हैं, हमको नेशनलाइज बैंक ठीक लगता है। और स्टार्टिंग में ऐसे ही था, बहुत से कम ही लोग के पास बैंक अकाउंट हुआ करता था, है ना। अब तो जनधन खाता खुला और बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट खोला, नेशनलाइज जब बैंक हुए तो बैंकों में लोग जाने लगे, एक आम इंसान भी जाके बैंक में खाता खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब नेशनलाइज हुआ था वो इंदिरा जी के ज़माने की बात है, वरना उस समय सारे बैंक प्राइवेट ही थे, और वहाँ एक आम इंसान तो चढ़ने के क्या वहाँ जाता है जैसे दूर से चला जाता है प्राइवेट बैंक। जैसे आज भी देखो ना, आज भी तुम लोग प्राइवेट बैंक में कहाँ जल्दी कोई खाता खुलवाता है। नॉर्मली आप लोग मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने प्राइवेट बैंक में जाके खाता खुलवाया होगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिट ज़्यादा होती है, मिनिमम लिमिट 20,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है ना। यस सर, HDFC का। बिल्कुल। तो हम लोग स्टे अवे फ्रॉम दैट प्राइवेट बैंक। सोचो उस समय, पुरानी ही बात कर रहा हूँ, 1971-72 की बात कर रहा हूँ, उस समय प्राइवेट बैंक ही थे ही, नेशनलाइज तो थे ही नहीं। फिर बाद में जब नेशनलाइज हुई तब फिर हुआ कि नहीं 500 रुपए से भी, मतलब छोटे अमाउंट से भी खाता खुलवाया जा सकता है, तब जा करके एक आम इंसान। 1969। हाँ 1969, ठीक। तो ये बात हो रही थी। अब उसी तरह से क्या आज शेयर की बात है, जिस समय अवेयरनेस अब जाके तो बैंकों हो गई है, लगभग सभी लोग का खाता है बैंक में, उसी तरीके से आज देखो शेयर मार्केट में भारत में सिर्फ 9 से 10% लोग ही हैं जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। और इसमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। तो शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग अवेयर रहते हैं, दूर रहते हैं। और अगर ये 9 से 10% लोग रहते हैं, लोग पैसा लगाते हैं और सोच देखते हो मार्केट कितना ऊपर नीचे जाता है ना, कितना करोड़ों का फायदा है, करोड़ों का नुकसान होता है। और अगर सपोज करो इसमें 20 या 50% लोग अगर पैसा लगाना शुरू कर दें तो शायद मार्केट और, है ना, मार्केट और अच्छा चला जाए। बूम करेगा। हाँ बूम कर जाएगा और मार्केट में पैसा आएगा। और शेयर मार्केट में पैसा आने से क्या होता है, देखो शेयर मार्केट में अगर लोग पैसा लगा रहे हैं ना, शेयर में पैसा लगा रहे हैं,
तो पैसा किसको मिल रहा है? एक तरह से कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो वो कंपनी, अगर तुम कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो कंपनी को पैसा मिल रहा है, और कंपनी को पैसा मिल रहा है तो कंपनी उससे फैक्ट्री लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है और रोजगार भी बढ़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कहता है आप शेयर्स में पैसा लगाओ, ठीक। और अगर वही वही पैसा अगर तुम क्या करते हो, अगर वही पैसा अगर तुम ज्वेलरी खरीदते हो, सोना चांदी, तो तुम अपने तिजोरी में रखोगे, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी तो होती नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना है आप शेयर में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट। तो प्रमोट करती है एग्जैक्टली कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। तो ये पूरा सर हिस्सा। अभी ऊपर शॉर्ट टर्म में बोला है कि इक्विटी शेयर, शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर और लिसेंस यूनिट में हमको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट हम लोग को एग्जाम्पशन दे रही है? एग्जामिशन में पहला तो हम लोग डिडक्शन पढ़ रहे हैं, ऊपर दूसरा नंबर यहाँ देखो नीचे लिख भी दिया है कि 3 साल लॉक इन पीरियड। तो अगर कोई शेयर्स आपको पता है, जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो साल भर की बात ही होती है, साल भर से ऊपर हो गया तब भी वो लॉन्ग टर्म हो गया ना। और यहाँ कह दिया है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आपने शेयर्स खरीदा है तो 3 साल तक बेचना मत, तभी हम डिडक्शन देंगे 80cc में, अदरवाइज हम डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। डिडक्शन रिवोक हो जाएगा। हाँ। दूसरा नंबर, न्यू रिटेल इन्वेस्टर होने चाहिए। अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स उसे कहते हैं जो किसी भी कंपनी के अप टू 2 लाख रुपए तक शेयर्स खरीदता है। कितने तक? अप टू 2 लाख। अगर तुम 2 लाख रुपए तक के शेयर्स अगर किसी कंपनी के खरीदते हो तो तुमको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, फुटकर इन्वेस्टर्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स होने चाहिए, आप पहली बार शेयर्स में पैसा लगा रहे हो। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। और हाँ, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी हालत में 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए 80cc का डिडक्शन है ही नहीं। बाप रे, इतनी सारी देखो शर्तें लगा रखा है। 2 लाख से ज़्यादा का शेयर मत खरीदना, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? 50% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। अगर तुमने सपोज करो 1 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद रखे, सॉरी 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस। जैसे मान लो मैंने 60,000 रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो 60,000 का खरीदा तो 2 लाख से कम ही है ना, रिटेल इन्वेस्टर ही तो हुआ। अब 60,000 का 50% कितना हुआ? 30,000। अब कहेगा 30,000 रुपए या 25,000, विच एवर इज लेस। तो कितने का रिडक्शन मुझे मिलेगा? 25,000 का रिडक्शन। मुझे 30,000 का रिडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, 80cc का रिडक्शन अगर लेना चाहते हो तो शेयर में इन्वेस्ट करो। और मैं तो कहूँगा 50,000 ज़्यादा पैसा मत ही लगाओ अगर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है तो, और डिडक्शन के लिए अगर जा रहे हो तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया 80cc तक। हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? 80C पढ़ लिया, 80cc ट्रिपल सी पढ़ लिया, 80 ट्रिपल से, हाँ 80cc डी, 80cc ई। ये आप मेंशन कर लीजिएगा, आपके बुक में मेंशन नहीं होगा, नोट्स में लिखा तो होगा लेकिन मेंशन 80cc ई नहीं दिए हैं। तो आप लिख लो, कहीं वहीं लिख लो और तीनों को प्लस कर लो। किसी भी हालत में रिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। और 80cc जी, ये दिया है कि 1.5 लाख मैक्सिमम होगा तीनों का मिला के। हाँ तो वहीं बस लिख लो ना, वहीं लिख लो 80cc। ये किस सेक्शन, कौन सेक्शन ये कहता है, तो उसके लिए जो सेक्शन बनाया गया था वो 80cc ई बनाया गया। सर 80cc जी शायद 16-17 फाइनेंशियल ईयर से खत्म हो गई है क्या चीज? सर 80cc जी, मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट एक भेजा है गूगल का, उसको जरा देख लीजिए। देख लेता हूँ मैं। यस सर। $50,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 में, ये स्कीम स्टार्ट हुआ था। इज बीइंग पोस्टेड आउट। This is because very limit number of assessees available to these deductions. Due to this phasing out on new investors in financial year 2017-18 will not be eligible to claim the reduction under section 80cc(g). However, मतलब कि exactly इन्होंने इसको start किया था 1 अप्रैल 2017 में, but ये नया ही सेक्शन था, हम लोग के लिए भी नया सेक्शन था।
फिर चूंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए था, 12 लाख तक का टोटल इनकम होना चाहिए, 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इतने सारे शर्तें लगा दिया था इन्होंने। तो इसकी वजह से ड्यू टू द फेजिंग आउट, न्यू इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम। बहुत मतलब एक तरह से बहुत ही कम या कह लो न के बराबर लोगों ने 80cc को यूज किया। However, any individual who has claimed the reduction in financial year 16-17 and earlier years shall be allowed, उन सबको डिडक्शन दिया गया था। इन फाइनेंशियल 17-18 if he is eligible for the same, आगे कुछ और लिखा होगा। एक तरह से 17-18 से नहीं डिडक्शन, एक तरह से ही कह रहा है, 17-18 से डिडक्शन लगभग हटा लिया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग थे और उनके लिए मगजमारी करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था हाँ शेयर्स में पैसा इनका गया है कि नहीं गया। ठीक, तो एक तरीके से 80cc हटा ही दो, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने। अगर कहीं क्वेश्चन अगर आ गया 80cc का तो देख लीजिएगा आप लोग। और 17-18 फाइनेंशियल ईयर मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, हो गया फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर ही तो है 17-18। 18-19 असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 17-18 होता है तो 18-19 हाँ 18-19 इज द असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल मतलब सिंपल सा प्रीवियस ईयर। चलो तो ये तो सही है, 80cc यानी कि अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, ओके सर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18। एक बार चेक कर लेना तुम लोग, 17-18 है कि 18-19 है, कब से खत्म किया गया? सर फाइनेंशियल ईयर 17-18 17-18 कब से? क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट या प्रीवियस ईयर? चेक कर लो एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पास है अभी 2 मिनट है। यस सिंपल से इतना लिख दो ना 80cc जी, या चलो मैं ही फाइंड कर देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st April द स्कीम इज बीइंग फेज्ड आउट एंड हाँ वही है, this because a very limited number of assessees availed to this deduction due to the phasing out, and new investors in financial year 2017-18 will not eligible to claim the deductions under the 80cc। वही है, फाइनेंशियल 17-18 ही है। चलो सही है। तो इसको सर कंसीडर ही ना करेंगे अब हम लोग? नहीं अब नहीं कंसीडर करोगे, एग्जाम में वैसे मुश्किल ही है आना, लेकिन इसमें जैसे कई बच्चे पुराने बैठे हुए हैं, जैसे शिवांगी है और ये सब बच्चे पुराने बैठे हैं जिन लोग का असेसमेंट ईयर था 18-19, तो असेसमेंट ईयर 18-19 है तो ठीक है, उन लोग के क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रीवियस ईयर कब से हटाया गया है समथिंग 80cc जी। लेकिन सर वो लोग तो पेपर हम लोगों के साथ देंगे ना, मतलब सेम पेपर दोनों लोगों का रहेगा? ना यही तो दिक्कत दोनों है, बैचेस का। यही तो दिक्कत है। आप लोग का होता है ना कि एडमिशन जो होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस पेपर भी आते हैं, उन लोग का ईयर के अकॉर्डिंगली होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी एक आध क्वेश्चन दे देगा पिछले ईयर का, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इट इज, मतलब अभी बुक में हम लोग के जितने डिडक्शंस दिए हुए वो सारे भी हैं, उनको पढ़ना है? बिल्कुल है, पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हम लोग 80cc ई, बाकी जी हम लोग का 17-18 पे अबॉलिश हो गया। अच्छी चीज़ है, 80cc जी आपकी बुक में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ 80cc। हाँ बोलो बोलो। हम लोग फाइनेंशियल ईयर 19-20 पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग का बैच है? नहीं, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 पढ़ रहे हैं। हम लोग भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 19-20।
ओके सर। हम लोग असेसमेंट ईयर 19-20 पढ़ रहे हैं। अब वो बात की बात है कि लॉकडाउन से पहले अब तक हम लोग खत्म कर चुके होते हैं मार्च में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग का मई तक गया। हालांकि मैंने स्लैब रेट ये बता दिया था, असेसमेंट ईयर 20-21 का भी मैंने बता दिया था आपको स्लैब रेट। यस सर। ठीक है ना, असेसमेंट ईयर मतलब 20-21 हुआ तो मतलब प्रीवियस ईयर 19-20। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज हुआ करो। तो बस इतना ही है। आज हम लोग ठीक है। 80C ही पढ़े हैं और 80C में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा डिडक्शन है। यानी कि हमने अभी सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिडक्शंस, है ना। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, 80C, फिर 80CCC, फिर 80CCD, फिर क्या पढ़ा 80CCE, बाकी जी अबॉलिश हो गया तो उसे छोड़ दो। अब हम लोग अगला जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मेडिकल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेल्थ। जैसे हेल्थ सिक्योरिटी है ना, फ्यूचर सिक्योरिटी, फिर हेल्थ सिक्योरिटी की भी बात होती है ना। तो हेल्थ सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने आगे रिडक्शन बनाया 80D, 80D हो गया, फिर 80DD हो गया, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर 80DDB हो गया। ये सारे रिडक्शन जो डी वाले हैं, सी वाले इन्वेस्टमेंट हैं, डी वाले ये हेल्थ से रिलेटेड है। मैं डी को आसानी से याद हो जाए, ताकि इसके लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, डी फॉर दवा, दवाई। दवाई कह लो, तो दवा से रिलेटेड है सब डी वाले। अब सी का कुछ मिलता नहीं, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड कुछ मिलेगा कुछ बताना, वरना मिलता नहीं है तो ऐसे याद करना पड़ता है। ठीक है, सी वाला सारा इन्वेस्टमेंट है, तो डी वाला सारा हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है। ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसी तरह से दिमाग में ध्यान रखने के लिए, जैसे मैंने आज डी का दवा बताया, आगे ई फॉर एजुकेशन है, जी फॉर ग्रांट्स है, अलग अलग है, उसको भी याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिडक्शंस पढ़ेंगे। जैसे आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है 80C, उसमें पूरा समय चला जाता है। कल हम लोग मेडिकल वाला, हेल्थ इंश्योरेंस वाला समझेंगे। अच्छा, मुझे आप लोग से और भी कुछ बातें करनी थी। ठीक है, तो आप लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे ही यस सर। बात भी हो जाती है आप लोग से, फोन पे ही बात हो जाएगी, क्यों? नहीं सर, मेरा दूसरा है।